Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8 February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Ajanta and Ellora caves have been now included in Swadesh Darshan scheme. This topic is going to be useful for GS paper 1 art and culture and also useful for GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले स्वदेश दर्शन स्कीम समझते हैं तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब पूरी तरीके से इसको भारत सरकार चला रही है, चाहे फंडिंग हो या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो। भारत सरकार की ये स्कीम है पूरी तरीके से। इसको 2014-15 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने। इस स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग रीजन्स में थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं। थीम बेस्ड, फॉर एग्जांपल अयोध्या और आसपास के एरिया में रामायण सर्किट बनाया गया है। तो रामायण के थीम पे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको डेवलप किया गया है। जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो रामायण से रिलेशन रखते हैं, उनको डेवलप किया गया और उनके आपस में कनेक्टिविटी भी डेवलप की गई है। तो उसको कहा गया रामायण सर्किट। सिमिलरली हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट सर्किट है एंड देन शंकर देव सर्किट हैज आल्सो बीन डेवलप। तो इस तरीके से थीम बेस्ड थीमेटिक सर्किट्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम और इसकी मदद से देश के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। स्वदेश दर्शन स्कीम स्टार्टिंग में तो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप किए गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत नए डायमेंशंस भी ऐड किए जा रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया स्वदेश दर्शन 2.0। इन न्यूअर डायमेंशंस नाउ फोकस इज ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो बहुत सारे जगहों पे टूरिज्म के कारण आसपास का जो लोकल इकोसिस्टम होता है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये ना हो, इस चीज को ध्यान रखा जाएगा इन द न्यू अपग्रेडेड वर्जन ऑफ स्वदेश दर्शन। तो दैट इज what it is known as, or that is why it is known as Swadesh Darshan 2.0, where development of sustainable and responsible tourist destination will be done. उसके अलावा टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए जो ऑक्सिलरी एक्टिविटीज चाहिए, टूरिस्ट सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, फूडिंग, लॉजिंग एंड ऑल, प्लस ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग एसोसिएटेड हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के, उनका स्किल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो बीइंग फोकस्ड अंडर स्वदेश दर्शन 2.0। Private sector investment is being encouraged under public-private partnership project in order to promote tourism. So these are the new dimensions added under Swadesh Darshan scheme, and that is why, because of these new dimensions, Swadesh Darshan scheme is now known as Swadesh Darshan 2.0. अब आते हैं करंट न्यूज पे। तो महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है अजंता और एलोरा केव्स, अब इनको भी स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया है। दैट इज द करंट न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिसेंटली इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, राइट, सिंस 1983। नाउ दे हैव बीन इंक्लूडेड अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। दैट इज द न्यूज। अजंता एलोरा केव्स के बारे में आप बेसिक आर्ट एंड कल्चर की क्लास में तो पढ़ते ही हैं। तो दोनों लोकेटेड हैं इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बट अगर क्रोनोलॉजी की बात की जाए तो अजंता केव्स आर ओल्डर। दे वर क्रिएटेड बिटवीन 2nd सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी AD। और जब 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 तक अजंता केव्स का बनना बंद हुआ, उसके बाद से एलोरा केव्स का बनना शुरू हुआ है 6th सेंचुरी AD टू 10th सेंचुरी AD। लगभग 30 केव्स हैं अजंता केव्स के अंतर्गत, जिसमें से 29 कंप्लीट हैं, 1 इनकम्प्लीट केव है। उसके अलावा कुछ चैत्यास और कुछ विहाराज हैं, विच आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म। बट अगर आप बात करें एलोरा केव्स की तो देयर आर 100 केव्स विद 34 ओपन फॉर पब्लिक। अजंता केव्स हैव बीन बिल्ड बाय सातवाहनास, वाकाटाकास एंड चालुक्यास। वाइल उनके बाद जो लोग आए इस एरिया में रूल करने के लिए, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास एंड यादवास, दे हैव बिल्ड एलोरा केव्स। पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी दोनों में आपको पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। एक जो मेन डिफरेंस है अजंता केव में और एलोरा केव्स में वो है कि अजंता केव्स
इज मेनली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। हीनयान बुद्धिज्म अर्ली फेज में और लेटर फेज में महायान बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। जबकि एलोरा केव्स में आप देखेंगे कि कुछ हिंदू केव्स भी हैं, कुछ बुद्धिस्ट केव्स भी हैं और कुछ जैन केव्स भी हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स, पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम साल 2020 में लेकर के आई थी भारत सरकार, जिसका मुख्य गोल था कि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज कराए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप हो हमारे देश की, जिससे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं अभी तक, उनके जगह पे हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन होना शुरू हो और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश में बढ़े। विथ थ्री मेन गोल्स in order to augment manufacturing capacity of the country, higher import substitution and employment generation को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया। इस स्कीम के अंतर्गत सरल भाषा में कहा जाए तो जो कंपनियां थी उनको सरकार ने मोटिवेशन दिया कि आप अभी तक जो भी सेल कर रहे हैं उससे अगर आप जितना यूनिट ज़्यादा सेल करेंगे उस पे सरकार आपको कुछ इंसेंटिव देगी, मॉनेटरी इंसेंटिव देगी। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तब तो ज़्यादा सेल करेंगे। तो अंडर पीएलआई स्कीम कंपनीज दैट सेट अप न्यू यूनिट और एक्सपैंड देयर प्रेजेंट यूनिट वुड गेट इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन द इंक्रीमेंटल सेल। जैसे पहले अगर आप ऑन एन एवरेज 100 प्रोडक्ट बेचते थे हर महीने, अब अगर आप 110 प्रोडक्ट बेचेंगे तो जो एक्स्ट्रा 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके दाम का 4 से 6% तक और आपको सरकार इंसेंटिव या सब्सिडी के तौर पे देगी। सो इस तरीके से कंपनीज वेयर इनकरेज टू प्रोड्यूस मोर, and when they produce more then naturally it will help in import substitution and employment generation. Overall it will help in adding to the country's GDP. तो 5 साल के लिए स्कीम लाया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। स्टार्टिंग में तो बस 3 सेक्टर्स के लिए इसको लाया गया था, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए and other allied component manufacturing, but later on it was extended to other sectors also. टोटल आज के डेट में 14 सेक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इंक्लूडेड हैं। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे हैं, एक बार देख लीजिए। एडवांस्ड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टेक्निकल टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टाइक्स एंड ऑल, वाइट गुड्स, स्पेशलिटी स्टील्स, डिफेंस एंड ऑल। अभी करंट न्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने ये आर्टिकल इसलिए कवर किया ताकि आपको मैं समझा सकूं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या। तो मान लीजिए कभी आप आंसर लिख रहे हो हाउ टू इंक्रीज ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे पीएलआई स्कीम के बारे में जिक्र कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने स्टेप्स लिए हैं। करंट न्यूज ये है कि कई सारी कंपनियां जो वाइट गुड्स इंडस्ट्रीज की हैं उनको काफी टाइम से मिला नहीं है इंसेंटिव which they are entitled to under प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो उन्होंने कंप्लेन किया, फिर भारत सरकार ने उसके बदले में, उस कंप्लेन के बदले में जवाब दिया कि देखिए ऐसा नहीं है कि हमने पीएलआई आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव आपका रोक दिया है या मना कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट वी आर चेकिंग कि आपका जो ये डिमांड है वो जेन्युइन है कि नहीं। सो बेसिकली some white good manufacturers complained about delay in disbursal of incentives. Official statement said that it is just checking that these demands are genuine or not. The demand for disbursement of the incentive is under examination. The news is not at all important. Important is this production linked incentive scheme. चूंकि मैंने सिर्फ 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था तब पढ़ाया था मैंने, तब से लेकर के आज तक कभी ये आया नहीं, ज़्यादा पढ़ाया नहीं मैंने। सो दैट्स वाई ये थॉट लाइक कि आज इसको कवर कर लिया जाए। जो वाइट गुड इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स ने कंप्लेन किया है, जरा ये भी समझ लेते हैं कि वाइट गुड्स होते क्या हैं। वाइट गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज गुड्स दैट आर हाउस होल्ड अप्लायंस रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स एंड ऑल। पहले ये सब वाइट कलर में ही आते थे, इसीलिए इन सबको वाइट गुड्स कहा जाता था, और आजकल तो अलग अलग कलर्स में आ रहे हैं। येट द नेम ऑफ वाइट गुड इज कंटिन्यूड टिल डे।
World Sustainable Development Summit. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view. चूंकि प्रीलिम्स आ रहा है APSC का, तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होगा. सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा कि जो मौजूदा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था. करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. दिल्ली के अंदर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट शुरू हुआ है. 7 से लेकर के 9 फरवरी तक चलेगा. इस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी शॉर्ट में कहे तो आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है विच टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 2001 से ही चल रहा है. तो 2024 में जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, दैट इज 23rd समिट ऑफ दिस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. इस साल का थीम है लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस. तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके बारे में जरा समझ लेते. इट इज अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एनजीओ है बेसिकली. पहले इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाद में इसका नाम कर दिया गया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन 2003. इसका मेन गोल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कराए. क्लीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सबको प्रमोट कराने का गोल है मेनली इस ऑर्गेनाइजेशन का, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Numaligarh refinery expansion work to be completed by 2025. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. Numaligarh refinery की बात की जाए तो it is located in Golaghat district. It has some emotional attachment with the people of Assam because it was created as a result of Assam Accord signed in 1985. नुमालीगढ़ रिफाइनरीज में कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ नुमालीगढ़. फॉर एग्जाम्पल बायो रिफाइनरी आ रहा है, बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी, जहाँ पे बैम्बू की मदद से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा. दैट विल बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग विथ पेट्रोल. उसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी का कैपेसिटी भी ट्रिपल टाइम्स बढ़ाया जा रहा है, फ्रॉम 3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम टू 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम. के अलावा एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है पारादीप इन उड़ीसा से लेकर के नुमालीगढ़ तक, एक क्रूड पाइपलाइन बिछाई जा रही है. इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है, भास्कर फुकान साहब ने, कि ये जो एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम टू 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, इसको 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा. कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था एटमॉस्फेरिक रिवर से रिलेटेड, उसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है. यू नो कि लगभग अमेजन रिवर जितना कंटेंट होता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स में भी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. इसलिए करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली. B cell and T cells, they are basically entities that protect our body from pathogens. That's all from our side for today. Thanks for watching.